नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लेकर आते हैं मॉर्निंग पावर पैक्ड प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। नया सवेरा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जहां नया सवेरा में आज हम बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की झलक आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की क्या कुछ तेजी देखने को मिल रही है देश में वो भी बताएंगे, साथ साथ खेल जगत में क्या रहा है हिट और कैसे आपकी सेहत फिट रहने वाली है, तमाम वो बातें टेक टॉक वर्ल्ड वॉच जो कि आपके दिन को खास बनाने वाली हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन जारी। हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत फिर रही बेनतीजा। छात्रों की 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी। आज से देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। 17 अगस्त तक देश भर में चलेंगे विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति आज अंडमान निकोबार में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने देर रात प्रधानमंत्री से फोन पर की बात। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध बरकरार। ईरान ने कहा जब तक अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता अमेरिका नहीं खुलेगा होर्मुज। और खेल की खबरों में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताब से बस एक कदम दूर भारत की अश्मिता चालिहा। आज फाइनल में चीन की क्यूहान से होनी है भिड़ंत। तो नया सवेरा की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर के साथ ही। जी हां, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन का आज 16वां दिन है और 16वें दिन भी ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंचल, बिल्कुल शैला, झारखंड सरकार ने जो प्रदर्शन है उनके बीच कल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है, लेकिन कोई समाधान इस मसले का निकल नहीं पाया। सरकार की 5 सदस्यीय समिति ने सबसे पहले जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के अगुवाई वाले प्रदर्शनकारी गुट से मुलाकात की और इस समिति में राज्य के मंत्री भी शामिल हैं। और उसके बाद समिति ने कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई, एसीएस और जेएसएम के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे भी बातचीत की है। सरकार से बातचीत के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार द्वारा कांग्रेस और झामुमो के छात्र संगठन समेत कई अन्य संगठनों से ज्ञापन स्वीकार करने पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि आंदोलन को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत परेशान हैं। ये सरकार राजनीतिक चाल है और सरकार की जो राजनीतिक चाल है फूट डालने और लोगों का ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे मानी नहीं गई, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का एक बड़ा मार्च किया जाएगा। आज आपको बता दें कि सरकार आज दोपहर में एक बार फिर से छात्रों से बातचीत करने वाली है। झारखंड के संपूर्ण जिला के छात्र नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए एक मंच पर पिछले 15 दिन से अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन रूप से आंदोलनरत है। वो मंच है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच, जो यहाँ अभी आप लोग हैं। लेकिन जब हम लोग कल वार्ता कर लिए, हम लोग का जो डिमांड था सारे डिमांड को सरकार को दे दिए। उसके बाद सरकार क्या गेम खेल रही है कि आज जो है सो लगभग 6 से 7 संगठनों की ओर से उन्होंने ज्ञापन लेने का काम किया। आप ज्ञापन क्यों ले रहे हैं? आप ज्ञापन किससे ले रहे हैं? जो संगठन घर में सोया हुआ है उससे ज्ञापन ले रहे हैं? जो संगठन कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है उससे ज्ञापन ले रहे हैं? उससे बुलाकर ज्ञापन ले रहे हैं? आपका मंशा क्या है? तो छात्रों का विरोध लगातार जारी है।
जिस तरह से मध्यस्थता की उम्मीद कर ये सोचा जा रहा था कि कोई समाधान निकल पाएगा, लेकिन बैठक जो है वो बेनतीजा रही। साफ तौर पर जो छात्र नेता हैं रविंद्र पासवान, उनका कहना है कि इस छात्र आंदोलन को अब बांटने की कोशिश कर रही है झारखंड सरकार, कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कई जवाब परीक्षा में धांधली, अनियमितताओं और गड़बड़ियों से जुड़े हैं, उन सवालों के जवाब झारखंड सरकार के पास है ही नहीं शैला। बिल्कुल, और छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार पर आंदोलन को तोड़ने का भी आरोप लगाया। बेहद गंभीर है एक तरह से ये जो है आरोप जिस तरह से लगाया है उन्होंने कि आंदोलन को तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि आंदोलन करना तो छात्रों का अधिकार है और अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्र जो है वो बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने तमाम मांगे रखी हुई भी हैं, और साथ साथ अगर तमाम मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर कल ये पूरा विरोध प्रदर्शन, एक विरोध मार्च जो है वो विधानसभा तक निकाला जाएगा। तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र नेता बोल रहे हैं कि सरकार हमारे साथ खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं छात्र जो है वो सरकार पर। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए जेनजी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी उम्मीदों और सपनों को समझना जरूरी है। बिल्कुल, उन्होंने कल संबलपुर में माटर महक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को समझना और उनका सम्मान करने की बहुत जरूरत है। जो घटना बड़ी चलिला मते लागिला जे जेनजी तो दाम रही किछि लोक जेनजी नुआ पीढ़ीर पिलामानन को भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कौन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला से बेले। और रांची से ही हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आखिरकार जो बैठक थी वो बेनतीजा रही, लेकिन एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इसमें ब्रेक थ्रू ये है कि लगातार जो छात्र आंदोलन में जो छात्र इसमें भाग ले रहे हैं, उनका मानना है कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि समस्या को सुलझाने के लिए जिन कदमों को उठाने की ज़रूरत है, ठोस कदमों की, वो जो झारखंड सरकार है वो कर ही नहीं पा रही। देखिए, निश्चित तौर पर दो समूहों के साथ जो एक तरीके से सक्रिय थे, हालांकि सरकार की ओर से कल दो और समूहों से बातचीत की गई जिनको कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों का वो संगठन है और वो भी आंदोलन कर रहे हैं, बट मंच पर कभी वो दिखे नहीं। ठीक है, तो इसी के जरिए ये जो दोनों ग्रुप यहाँ पर बैठे हुए थे, एक छात्र नेता का ग्रुप है और एक विशुद्ध छात्र है, तो ये दोनों जो ग्रुप बैठा हुआ था, इन दोनों से बातचीत हुई और उसके बाद कल दो नए संगठन यहाँ पर आ जाते हैं जिनसे बातचीत सरकार करती है। इसी के बाद ये दोनों समूह जो है वो सरकार के प्रति एकदम निगेटिव हो जाता है। अभी तक वो कह रहे थे कि नहीं, सकारात्मक बातचीत चल रही है, सारी चीजें ऑन द लाइन चल रही है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनका जो मांग है उस पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। लेकिन कल शाम होते होते ये मामला पूरी तरीके से बदल गया और अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक तस्वीर भेजी थी कि देवेंद्र महतो जो छात्र नेता कहलाते हैं, उनकी तबियत, क्योंकि वो आज उनका अनशन का 7वां दिन हो गया भूख हड़ताल का, तो उनकी तबियत एकाएक सुबह 3 बजे के आसपास खराब हो गया और उसके बाद उनको सलाइन और दूसरी चीजें चढ़ाई गई और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। तो अब तक करीब 3 जो यहाँ पर अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, 8 में से 3 लोगों की तबियत खराब हुई है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन लंबा खिंच रहा है, आज देख रहे हैं, आज अब 16वां दिन आंदोलन का पहुंच गया है और उसमें से 8 लोग जो है वो 5 और 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे स्थिति अब नाजुक उन लोगों की होती जा रही है। लेकिन सरकार फिलहाल सिर्फ बातचीत का एक प्रस्ताव देकर, लेकिन कोई ठोस जो हम कह सकते हैं ना कंक्रीट जो निर्णय लेने की स्थिति में वैसी दिख नहीं रही, क्योंकि सरकार ने कल ईमेल आईडी भी जारी कर दिया कि अब राज्य भर के या देश भर के भी जितने छात्र झारखंड के बाहर रह रहे हैं वो भी अब उस ईमेल आईडी के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है कि सुझाव देंगे, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि क्या सीआईडी की जो जांच हम करा रहे हैं वो सही है या सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये अब एक लेंदी प्रोसेस की ओर जा रहा है। शायद इसी वजह से इन छात्र संगठनों का मनोबल भी टूट रहा है कि सरकार सिर्फ लिपापोती करने में जुटी हुई है और सीआईडी के जरिए वो सिर्फ
छात्रों के आंख में धूल झुकने का काम कर रही है। तो ये दिवाकर, एक मामला आज भी एक जो है मीटिंग होनी है छात्रों के बीच में, सरकार के बीच में, क्या उसमें कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि छात्र तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कल एक बड़ी संख्या में मार्च होगा, विधानसभा का घेराव होगा। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा मार्च पर ये लोग अडिग है, लेकिन देखिए एक डेवलपमेंट और ये भी हो गया। अब अभी तक एबीवीपी खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब कल सरकार की ओर से एनएसयूआई और दूसरे छात्र संगठनों को बुलाया गया तो एबीवीपी ने आरोप लगाया कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो भी सक्रिय है, मनोबल के तौर पर उन लोगों का उन्होंने साथ दिया है। तो कल एबीवीपी ने आक्रोश में कल सीएम आवास का घेराव किया और वो जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। तो जिस तरीके से घटनाक्रम राजधानी रांची में आगे बढ़ रही है और राज्य के सभी 24 जिलों से छात्र लगातार, क्योंकि आह्वान अब ये छात्र नेता कर रहे हैं कि सभी बच्चे जो भी है, विद्यार्थी है, जो भी पीड़ित है, पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसके जितने पीड़ित है वो सभी राजधानी की ओर मार्च करें। और वो नजारा अब देखने को मिल रहा है, राजधानी की ओर लोग मार्च करने शुरू कर दिए। तो कल, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आसू पार्टी, जो तमाम विपक्षी दलों है, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है और विधानसभा मार्च में कल उनके साथ वो होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कल का जो विधानसभा मार्च है वो बहुत बड़ा होने वाला है और उसके लिहाज से सब जगह बैरिकेटिंग वगैरह वो की जा रही है, क्योंकि सरकार को भी ये एहसास हो गया है कि ये आंदोलन बड़ा होगा। लेकिन आज जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आज एक बैठक होने वाली है, बट जिस तरीके से पिछले 2 बैठकें हुई है और 2 नेताओं ने जो बाहर निकलकर चीजों को बताया है, उससे साफ लग रहा है कि अभी फिलहाल बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है। क्योंकि इनको जो 3-4 मांगे हैं उसमें 1-2 मांगों पर सरकार हो सकती है सहमत हो जाए, लेकिन जो सीबीआई की जांच की मांग है उस पर शायद सरकार की सहमति अभी नहीं बनेगी सरला। तो इसलिए लग रहा है कि ये आंदोलन, कल वाला जो आंदोलन है वो तो होना तय ही है और ये आंदोलन अभी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि सरकार ने जो ईमेल आईडी के जरिए सुझाव मांगे वो एक पेचीदगी भरी काम है और उसमें शायद छात्र नेताओं को भी नाराजगी है कि ये लंबा आंदोलन खींचने की तैयारी है और इसको एक ठंडे बस्ते में भी डालने की कोशिश हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वहाँ पर बैठे छात्र, लेकिन जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं उन मांगों को लेकर अपने इस अड़ियल रवैये को दिखा रही है, इसीलिए वो बैठक बेनतीजा रही और अब ये जो छात्र आंदोलन है एक बड़ा स्वरूप लेने के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। जी हाँ, 4 साल पहले ये अभियान शुरू हुआ था, हर घर तिरंगा। आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का एक बेहद खास राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है और इस साल वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी ज्यादा खास हुआ है। और आइए दिखाते हैं इसी से जुड़ा जो हमारा खास सेगमेंट है, हर घर तिरंगा में एक खास रिपोर्ट। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। तो आज देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है जो 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और अभियान में भाग लेने की अपील की। और इस साल आपको बता दें, अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से भी जोड़ा गया है। देश भर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषण का स्मृति दिवस पर मौन मार्च, प्रदर्शनियां और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होंगी। विदेशों में भी 200 से अधिक भारतीय मिशन तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 15 अगस्त को 54 भारतीय मिशन और पोस्ट सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले में हिस्सा लेंगे और ये रिले फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में संपन्न होगी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने अंडमान निकोबार दौरे के अंतिम दिन आज हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। वो आज विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर उपराष्ट्रपति हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके बाद वो ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा कंसर्ट ऑन वंदे मातरम में शामिल होंगे। दोपहर में उपराष्ट्रपति ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा करेंगे। इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सांसद मदन राठौड़ के अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
वहीं ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अभियान की शुरुआत करेंगे और 60 लाख तिरंगे महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए तैयार किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में तिरंगा संगीत समारोह आयोजित किए जाएंगे और राज्य में 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने भी 9 से 17 अगस्त तक गांवों, कस्बों और घरों में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की घोषणा की है। वहीं नई दिल्ली में एनडीएमसी करीब 5000 छात्रों के साथ नॉर्थ प्लेस में तिरंगा यात्रा का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। तो पिछले 4 सालों में हर घर तिरंगा अभियान ने सिर्फ घर घर तिरंगा नहीं पहुंचाया, बल्कि तिरंगे के प्रति लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव भी पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत करते हुए नजर आए हैं। करोड़ों सेल्फी, करोड़ों घरों पर लहराता तिरंगा और हर साल बढ़ती जन भागीदारी, इससे ये पता चलता है कि ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। 2022 जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, तब इसका उद्देश्य था हर भारतीय का तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव बढ़ाना। लेकिन 4 वर्षों में ये पहल देश के सबसे बड़े जनभागीदारी अभियानों में शामिल हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले ही वर्ष देश भर के 23 करोड़ से अधिक परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। इसके बाद हर साल अभियान का दायरा और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। स्कूलों और कॉलेजों से लेकर सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और प्रवासी भारतीयों तक हर वर्ग ने इस अभियान को अपनाया। अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में अभियान ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। 7 करोड़ 50 लाख से अधिक तिरंगा सेल्फियां पोर्टल पर अपलोड की गईं। वहीं 2025 में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत 1 करोड़ 80 लाख 45 हजार से ज्यादा स्वच्छ सुजल गांव संकल्प लिए गए। अभियान से जुड़े 9 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने गांव-गांव और शहर-शहर लोगों को जोड़ने का काम किया। ये आंकड़े बताते हैं कि ये पहल केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनभागीदारी और सामाजिक सरोकारों का भी बड़ा माध्यम बन गई। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर भी 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इस बार अभियान में कई नई गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। तिरंगा वॉलंटियर बनकर नागरिक अपने क्षेत्र में अभियान के एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं। इस बार भी नागरिकों से अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने, तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने की अपील की गई है। आज हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी का ऐसा अभियान बन चुका है जिसने राष्ट्रीय ध्वज को हर भारतीय के जीवन से और करीब ला दिया है। यही वजह है कि हर साल इसकी पहुंच, भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान आज राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। करोड़ों लोगों की भागीदारी, हर घर तक पहुंचता राष्ट्रीय ध्वज और रिकॉर्ड संख्या में तिरंगा सेल्फियां यही बताते हैं कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि देश की सामूहिक भावना का उत्सव बन चुका है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ में पंकज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज से हर घर तिरंगा अभियान की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। लखनऊ से संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। विकास, साल 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई और आज हर घर तिरंगा अभियान जो है जन जन का अभियान बन गया है। जिस तरह से लोग तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है कि हम भारतीय हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान बिल्कुल इस तरीके से हो गया है कि ये जन अभियान बन गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं हम मुख्यमंत्री आवास पे हैं और यहाँ से विधानसभा तक तिरंगा यात्रा जाएगी सीएम योगी के नेतृत्व में। और इस दौरान यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर
लोग आए हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रभक्ति से ओट-पोट हर हाथ में तिरंगा जब लहराता है तो बिल्कुल वो समय ही एक अलग होता है। और यह यात्रा की शुरुआत राज्यव्यापी अभियान आज से शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में। इसमें तमाम सारे युवा बड़ी संख्या में आए हुए हैं और कहीं न कहीं उन युवाओं को एक संकल्प मिलता है आज के दिन से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने से कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम के साथ उनके अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उन सब चीजों को जानने की बात होती है। और ऐसे ये दिन होते हैं, ऐसी ये यात्रा होती है कि कहीं न कहीं हम अपने बलिदानियों को याद करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं, चाहे वो आजादी के आंदोलन में हो, चाहे देश की सीमाओं पर हो। उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि होती है जब तिरंगा यात्रा निकलती है हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से। और प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जो शुरुआत की गई थी, शुरुआत से ही हर घर में हमने देखा था कि तिरंगा लहराया था और साथ साथ तिरंगा यात्रा जो निकाली गई थी, ये एक बड़ी चीज है राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने के लिए। ये तिरंगा यात्रा एक बहुत बड़ा जन अभियान बन गया है। इसमें हर युवा जुड़कर भागीदारी कर रहा है, सेल्फी ले रहा है, सेल्फी पोस्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम से प्रेरित ये यात्रा की शुरुआत आज हो रही है और पूरे राज्यव्यापी अभियान या लखनऊ से चालू हो रहा है। बिल्कुल, और युवाओं का इस अभियान से जुड़ना कैसे राष्ट्रभक्ति की उस भावना को और ज़्यादा हम कह सकते हैं बढ़ाता है, ये इस अभियान से हम सभी ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ के पास है काकोरी गांव, जिसके नज़दीक ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटने की ऐतिहासिक क्रांतिकारी घटना की याद में उत्तर प्रदेश में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन में योगदान देने वाले महान क्रांतिकारियों के साहस, बलिदान और देशभक्ति को याद किया जाएगा। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, क्रांतिकारियों के योगदान से परिचित कराया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की ओर से काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेखों और चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बढ़ते आगे कुछ अन्य खबरों में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया। हमने अहम क्षेत्रों में भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने उनके बेटे के जन्म पर उन्हें और सेकेंड लेडी को गर्मजोशी से बधाई दी और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। वक्त ब्रेक का न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें कि 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज़ादी के बाद 80 सालों के सफर के दौरान देश ने विकास के कई नए कीर्तिमान तय किए हैं। बिल्कुल शैला, और भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की राह पकड़कर अपने सपनों को पंख लगाए। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होती है और विश्व के हर मंच पर भारत की आवाज़ को प्रखर और मुखर तौर पर सुना जाता है। देश के इसी सफर पर देखिए हमारी सीरीज भारत @80। तो
आज़ादी के बाद की यात्रा में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे बात शिक्षा की जाए, शिक्षा को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाने में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। स्कूल से लेकर स्किल तक और क्लासरूम से लेकर करियर तक भारत बदलाव की एक नई कहानी लिख रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आजादी के समय भारत के सामने शिक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। साक्षरता दर बेहद कम थी, स्कूलों कॉलेजों की संख्या सीमित थी और एक बड़ी आबादी तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। लेकिन देश ने अब ये तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक शिक्षा का दायरा बढ़ा, संस्थानों का विस्तार हुआ और देश के लगभग हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हुई। पिछले 12 वर्षों में सरकार का लक्ष्य बच्चों को ऐसी शिक्षा देने पर रहा है जिससे वो भविष्य के लिए तैयार हो सकें। शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक, कौशल और नवाचार से जुड़ चुकी है। यही बदलाव पिछले एक दशक में देश की शिक्षा व्यवस्था में साफ दिखाई देता है। इस बदलाव की सबसे मजबूत नींव बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। करीब 3 दशक बाद बनी इस नई नीति ने पढ़ाई का पूरा नजरिया बदल दिया। अब जोर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि समझने, सीखने, सोचने और नई चीजें करने की क्षमता विकसित करने पर है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया गया। स्कूलों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा गया। 1,76,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम और करीब 1,79,000 ICT लैब को मंजूरी दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और जनजातीय इलाकों में छात्रावास जैसी योजनाओं ने दूर दराज के बच्चों, खासकर बेटियों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया। नतीजा यह रहा कि स्कूलों में दाखिले बढ़े और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटी। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की मदद से अब छात्र अपनी पढ़ाई को ज्यादा लचीले तरीके से पूरा कर सकते हैं। वही अपार आईडी के जरिए छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है। देश में उच्च शिक्षा में दाखिला 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 818 हो गई। MBBS और PG सीटों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। भारत के IIT अब जंजीबार और अबू धाबी तक पहुंच चुके हैं। IIM अहमदाबाद ने भी दुबई में अपना कैंपस शुरू किया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई। यहाँ करोड़ों छात्रों को विज्ञान, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर काम करने का मौका मिला। वहीं अटल इंक्यूबेशन सेंटर हजारों स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई। स्वयं प्रभा, PM ई-विद्या और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए गए। लाखों छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और सैकड़ों भाषाओं में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। वहीं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पहल से देश भर के लाखों शोधार्थियों और छात्रों को विश्वस्तरीय रिसर्च सामग्री तक पहुंच मिली है। नई शिक्षा नीति, तकनीक, नवाचार और कौशल विकास के दम पर देश ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के साथ विकसित भारत के सपने को भी नई उड़ान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक ऐसा देशभक्ति गीत जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रेरणा स्रोत बनने के साथ स्वाधीनता की लड़ाई में हर आंदोलन का उद्घोष बना हुआ है। और इस गीत ने स्वतंत्रता मार्च के दौरान न सिर्फ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को जगाया, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्र की सामूहिक चेतना को भी जागृत किया। स्वतंत्रता के जयघोष के साथ ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों, स्वतंत्रता मार्चों और जुलूसों का प्रतीक था, जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना और प्रतिरोध की भावना जगी। वंदे मातरम गीत न सिर्फ स्वतंत्रता मार्च का मुख्य नारा बना, बल्कि उपनिवेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया।
स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और राष्ट्र जागरण का सबसे लोकप्रिय नारा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्र भक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहां ये एक संकल्प गीत था, तो वहीं आजादी के संघर्ष में जूझ रहे नौजवानों के होठों की अनिवार्य गूंज भी था। वंदे मातरम गीत के उद्देश्य, महत्व और देशभक्ति की भावना को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और इसके बाद तो ये राष्ट्रीय जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गया। वंदे मातरम गीत की ताकत देखने को मिली 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कुटिल निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस बंग भंग निर्णय के खिलाफ शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना। इस गीत ने स्वराज, आत्मशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म दिया, जो 120 वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इस गीत ने भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की भावना जगाई, जो यूरोपीय देशों की पितृभूमि की अवधारणा से अलग थी। वंदे मातरम में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी संतान को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और धर्म प्रदान करती है। भारत माता का ये चित्रण और वंदे मातरम दोनों मिलकर स्वदेश को भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत पहचान के रूप में स्थापित करते हैं। यही नहीं, 20वीं सदी के आरंभ में वंदे मातरम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध का भी प्रतीक बन गया। अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने वंदे मातरम को एक जन घोष के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया, जिसे हर भारतीय ने सराखों पर लिया। दरअसल यूरोपीय देशों की संकीर्ण और बहिष्कारवादी राष्ट्रवाद के विपरीत भारत का राष्ट्रवाद समावेशी और सभ्यतागत है, और वंदे मातरम इसी भारत की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, जहां विविधता में एकता और आध्यात्मिक एकता दोनों निहित हैं। इसीलिए श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को भारत के उत्थान का मंत्र कहा। उन्होंने इस गीत की अपनी धुन भी बनाई, ताकि ये भारत के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरणादायी मंत्र बन सके। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ स्वदेशी की भावना को जगाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम की वजह से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर अमरनाथ यात्रा स्थगित रहेगी।
आपको बता दें कि ये फैसला रास्तों की हालत और भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर लिया गया है। रामबन जिले और कश्मीर के कुछ एक हिस्सों में बारिश व खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का कोई नया काफिला रवाना नहीं होने दिया गया और इस बीच 1202 तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था जिसने पवित्र गुफा में दर्शन कर लिए थे और बालटाल बेस कैंप में रुका हुआ था, उसे 44 गाड़ियों के काफिले में जम्मू की ओर जाने की इजाजत दे दी गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, माहे, ओडिशा और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली गिरने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली गिरने की और वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने रहेंगे। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय वाले मैदानी क्षेत्र, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम में भी गरज और बिजली गिरने की संभावना है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगस्त महीने की औसत बारिश का आंकड़ा महीने के शुरुआती 8 दिनों में ही पार हो गया है। जी हां, सफदरजंग में अब तक 230.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1991 से 2020 के मौसम संबंधी अवधि के आधार पर दिल्ली में अगस्त महीने की औसत कुल बारिश 226.8 मिलीमीटर है। राजधानी में शनिवार को पिछले 2 सालों में अगस्त के महीने का सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन भी दर्ज किया गया। सफदरजंग में सुबह 8:30 पर पिछले 24 घंटों में 98.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले शहर में अगस्त के किसी दिन इससे ज्यादा बारिश 1 अगस्त 2024 को दर्ज की गई थी, जब 107.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली में कुछ स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब बात एक दिन एक उत्सव की। हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये दिन आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को सम्मान देने का अवसर है और साथ साथ ये उनके अधिकारों की पहचान और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की जरूरत की ओर भी ध्यान दिलाता है। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। ये तारीख वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र के इंडिजीनियस पॉपुलेशंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की स्मृति में चुनी गई। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी विशिष्ट पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समुदायों की भाषाओं, कला, लोकगीतों, नृत्य और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने का संदेश देता है। आदिवासी समाज का प्रकृति और पर्यावरण के साथ सदियों पुराना गहरा रिश्ता रहा है। उनके जीवन में जंगल, जमीन, जल और प्राकृतिक संसाधन आदिवासियों के जीवन का केवल आधार नहीं, बल्कि संस्कृति और उनकी पहचान का भी हिस्सा है। आदिवासी समुदायों के सामने आज शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कई सवाल हैं। ऐसे में विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनकी संस्कृति, पहचान, परंपराओं और अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है। विश्व आदिवासी दिवस इसी संतुलन की ओर ध्यान दिलाता है, जहां विकास के साथ सांस्कृतिक और जैविक विविधता को भी सुरक्षित रखा जाए। विश्व आदिवासी दिवस केवल संस्कृति और परंपराओं को याद करने का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति, विविधता और मानवीय अधिकारों के सम्मान का संदेश भी है। आदिवासी समाज की आवाज को सुनना, उनके पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देना
और उनकी समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई, जब हम बात करते हैं व्यापार और निवेश की मनी मंत्र में, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए कौन से फंड का चुनाव कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स, जहां पैसा शेयर बाजार से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें लगाया जाता है, और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इक्विटी फंड्स में जो रिटर्न की संभावना है वो ज़्यादा रहती है अगर हम बाकी फंड से इसकी कंपैरिजन करें तो, और उतार चढ़ाव और जोखिम भी इसमें ज़्यादा होता है। डेट फंड्स की अगर बात की जाए तो पैसा बॉन्ड के साथ साथ सुरक्षित साधनों में निवेश किया जाता है। कम जोखिम वाले जो लोग होते हैं, यानी कि कम जोखिम अगर आप पसंद करते हैं तो उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो छोटी से मध्यम अवधि के लिए इसे बहुत उपयोगी फंड माना गया। हाइब्रिड यानी कि जब आप इक्विटी और डेट दोनों ही फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बाजार गिरने पर अगर हम देखें तो कम रिटर्न की उपेक्षा की जाती है यहाँ से, और नए निवेशकों के लिए हम ये अच्छे विकल्प के तौर पर SIP के जरिए निवेश का माध्यम मानते हैं। और मनी मंत्री के बाद अब बात होगी खेती किसानी की। जी हाँ, कृषि जगत में क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। तो तेलंगाना में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर तेजी के साथ काम चल रहा है। करीमनगर जिले में किसानों की कम उपज वाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, और जिले में अब तक 46 सोलर परियोजनाओं के लिए आवेदन मिले हैं, जिनमें 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 42 पर काम जारी है। इसमें चोपड़ंडी, चिन्ना, मुल्कानूर और लक्ष्मीपुर की परियोजनाएं शामिल हैं, जो जल्द ग्रिड से जुड़ने वाली हैं। सोलर प्लांट से किसानों को अतिरिक्त और लंबे समय तक आय मिलने की उम्मीद है। वहीं बिजली विभाग ग्रिड कनेक्शन के लिए पोल और ट्रांसफार्मर लगाने में जुटा है। कुसुम योजना से तेलंगाना में किसानों की आय तो अच्छी होगी ही, इसके साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। और नई तकनीक से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, टेक टॉक में बात करेंगे। तो भारत में नेशनल क्वांटम मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मिशन के तहत महज 3 साल में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया गया। ये भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित एक अत्याधुनिक और अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसफर तकनीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 30वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव के दौरान कहा कि इस मिशन से भारत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री सहित 4 क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों में निवेश करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश का आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित एक कुशल, सुरक्षित और विश्व स्तरीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा। और आइए देखते हैं खबरें दुनिया भर से अराउंड द वर्ल्ड में। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैनिक क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कहा कि अमेरिका अब देख रहा है कि ईरान संबंध सुधारने के लिए जरूरी बदलाव करता है या नहीं। बदलाव नहीं होने पर ईरान पर दबाव जारी रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि देश को न युद्ध न शांति की स्थिति से बाहर निकलना होगा। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौते के करीब पहुंचने की बात कही। वहीं ईरान ने कहा कि सिर्फ समझौते से जलमार्ग को खोलना संभव नहीं होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी हमलों से रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को ट्रिलियन रूबल का नुकसान हुआ। कहा कि रूस की एयर डिफेंस में सेंध लगाने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। यूक्रेन ने रूस की इल्स्की और सिजरान तेल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा किया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वेस्टा चेनेसा लुकआउट के पास जंगल में एक हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट समेत 4 लोगों की मौत हुई और फायर डिपार्टमेंट और
सेनिपा की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर में 3 कोलंबियाई पर्यटक सवार थे जो कि एक ही परिवार के थे। हादसे के कारणों की जांच जारी है। जापान के नागासाकी पर परमाणु बम हमले के 81 साल हुए। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें 1945 के अंत तक 73,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसकी याद में आज जापान में नागासाकी शहर में स्थित नागासाकी पीस पार्क में विस्फोट के समय मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं के 4x400 मीटर रिले के फाइनल में जगह बना ली है। भूमिका निहाटे, तुरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम की चौकड़ी ने हिट 1 में 3 मिनट 39.53 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर रेस वॉक के फाइनल में 6ठे स्थान पर वो रहे और पूर्व एशिया अंडर 20 रिकॉर्ड धारक नितिन ने 19 मिनट 32.30 सेकंड का समय दर्ज किया। एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। एन तोमाचो मितेई ने कुल 266 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 116 और क्लीन एंड जर्क में 150 किलोग्राम का भार उठाया। तो वहीं गुरु नायडू सेनापति ने 265 किलोग्राम के कुल वजन के साथ रजत पदक हासिल किया। गुरु ने स्नैच में 119 और क्लीन एंड जर्क में 146 किलोग्राम वजन उठाया। भारतीय साग्निक रॉय और सयंतन कुशारी ने चीन के हेफई में आयोजित 9वीं विश्व युवा ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप में अंडर 31 पियर्स वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया। प्रतियोगिता में साग्निक और सयंतन 377.67 मैच अंक के साथ शीर्ष पर रहे। क्रोएशिया के एम फेरेंका और एफ कातुसिच की जोड़ी दूसरे स्थान पर, जबकि चीन के जे हान और जेड वांग की जोड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानियों को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। आपको सीधे लिए चलते हैं हम पुडुचेरी, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जहां पर वो पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करने वाले हैं। रिक्वेस्ट यू टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट्स कलर सर। The Deputy Parade Commander hands over the color to the Director General of Police, and the Director General of Police will now respectfully hand it over to the Chief Guest. இப்பொழுது அணிவகுப்பின் துணை படைத்தளபதி அவர்கள் வண்ண கொடியினை எடுத்து மரியாதைக்குரிய காவல்துறை இயக்குநரிடம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். இதோ காவல்துறை இயக்குநர் அவர்கள் மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினரிடம் வண்ண கொடியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அனைவரும் உங்களுடைய கர ஒலிகளை வழங்க பணிவுடன் வேண்டுகிறோம். The Honorable Chief Guest now presents the President's color to the ensign officer. May I request the august gathering to honor this proud and historic moment with a resounding round of applause. உயரிய வண்ண கொடியை உயர்த்தி பிடித்து என்சைன் ஆபீசர் விருந்தினர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தமது கரங்களால் செம்மார்ந்து ஏந்தி காட்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் உற்சாகத்தை தொடர்ந்து கரவொலிகளால் வழங்க மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். As the band plays, the ensign officer proudly raises and unfurls the President's color awarded to the Puducherry Police, waving it with pride and joy before the police personnel, dignitaries and members of the public, symbolizing this historic achievement. வரலாற்றின் உயரிய சாதனை இன்று நிகழ்ந்தேறிவிருக்கின்றது. என்சைன் ஆபீசர் வண்ண கொடியை செம்மார்ந்து ஏந்தி இதோ நம்முடைய கண்களுக்கு காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார். The Honorable Chief Guest is now returning to the dais.
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुडुचेरी दौरा, जहां पर जो पुडुचेरी पुलिस है उसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानियों को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे सभी लोगों को नमन करता हूं। उनका साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व से प्रेरित भारत छोड़ो के आह्वान ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया। इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए देशवासियों के अटूट संकल्प को भी प्रदर्शित किया। और नया सवेरा में देखते हैं मौसम का क्या है मिजाज आपके शहर में। और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं इंग्लैंड में। ब्रिस्टल के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं। और ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल है। इसके दौरान आसमान में रंग बिरंगे हॉट एयर बलून्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों का उठाइए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।